दोस्तों, पिछली कहानी में आपने पढ़ा, पिस्तौल छोड़ के 47 बार किया। बचपाना मुश्किल था, गोली मेरे सीने में जा लगी, क्या मेरा प्यार सच? अब आगे। आज भी आंखें बंद करके उसका ही चेहरा नजर आता है, उसके शरीर की खुशबू आज भी मुझे महक जाती है। वो मेरे रोम रोम में बसी है, मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा। सही कहा तुमने, मुझे सबसे लड़ जाना चाहिए था, लेकिन इतिहास गवाह है, इंसान हारता है तो सिर्फ अपनों से। पिताजी ने इज्जत का हवाला दिया, समाज का डर दिखलाया और काया लड़ने की जगह हथियार डालकर उनकी खुशी के लिए कुर्बान हो गया। जुबान लड़खड़ाने लगी तो रुआंसू शब्द अब आंखों को भिगो रहे थे। इन सब में हमारा दोष क्या है? आप खुद अकेले कुर्बान नहीं हुए, अपने आप साथ हमारी जिंदगी भी कुर्बान की है। एक लड़की का सपना होता है उसकी शादी, उसको चाहने वाला पति। सपने टूटे तो कोई बात नहीं, सपने इंसान समय के साथ बदल डालता है, लेकिन जिंदगी ही टूट जाए तो उसे कौन संवारेगा? इस बार नीची निगाह रमन की आंखों में झांक रही है। रमन की भीगी आंखों ने नमी वापस ले ली। सीने पर लगी गोली अब रक्त बहा रही थी। उस वक्त दूसरी गोली ठीक इस जगह लगाना शायद मौत को दावत देने जैसा था। मैं शादी से पहले से बता देना चाहता था, लेकिन मुझे कहा नहीं पाया। सोचा शायद पिताजी सही हो, मैं भी गलत हूँ। ऐसा नहीं, मैंने प्रयास नहीं किया, लेकिन उसके कातिल होने का एहसास मुझे आत्मगिलानी से भर देता है, और यही आत्मगिलानी मुझे जीने नहीं दे रही। कातिल किसके? वो मेरी आंखों में लगातार देखे जा रही थी। अब मैं उससे अधिक नजर नहीं मिला सकता था। कातिल तो मैं था ही, लेकिन अब निर्दोष का भी गुनहगार हूँ। मैंने नजर नीचे की, जेब में मोबाइल निकालकर एक फोटो उसको दिखाई। फंदे पर लटकी हुई रजनी, उसका भेजा हुआ अलविदा का अंतिम मैसेज। अक्षिता नजर टिकाए फोटो को देखती रही। मेरे सीने में लगी गोली को मैंने निकाल दिया। इस फोटो को देखकर शायद वो मेरे जज्बात को समझ सके। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसने हिम्मत दिखाई और मौत को गले लगा लिया, और मैं कायरो जैसे शादी करके हनीमून के लिए आया हूँ। अगर तुम उस समय वो रेप वाली बात नहीं कहते तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। मैं लगभग अपनी सेफ्टी बेल्ट खोलकर कूदने ही वाला था। पिछले 2 दिनों से हिम्मत जुटा पाया हूँ, लेकिन अब मुझे इंसाफ दिलाकर ही मैं उसका खून कर डालूंगा जिसने तुम्हारे साथ यह करतूत की। वैसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है, मरना तो था ही, उसको मार कर मरूंगा। उसका नाम बताओ, कौन है वो? रमन की आंखें लाल हो गई। उसका किरोध साथ में आसान था। अक्षिता भी फोटो को ही देख रही थी। हम कमरे में अकेले थे, इंतजार कर रहे थे अपनी आने वाली खुशनुमा जिंदगी का। हम नहीं चाहते जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो कोई इंसान नहीं दरिंदा निकलेगा। नशे की हालत में कमरे में आए, हमारे कपड़े अस्त व्यस्त किए और लगे हमारे जिस्म को नोचने। हम सब कुछ भूल जाते, उसको भी प्यार समझते। लेकिन जब आप प्यार करते हुए रजनी का नाम ले रहे थे, तब हमें एहसास हुआ यह प्यार नहीं, हमारी स्वागत नहीं, बल्कि हमारा बलात्कार है। दरिंदे की तरह आप हम पे लूट रहे थे। अपनी तनिक भी हमारे को जानने की कोशिश नहीं की, आप सिर्फ अपनी भड़ास निकालना चाहते रहे। आप इस फोटो को देखकर इतने खिन्न हुए कि आप क्या कर रहे हैं। आपको खुद तो नहीं मालूम था। मैं कैसे कहूँ वो मेरी स्वागत थी, मैं कैसे मान लूं वो प्यार था। वैसे भी यह लफ्ज मुझे कभी समझ ही नहीं आया। लोग कहते हैं प्यार एक एहसास है जो दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है, तो जिस्मों को एक करता है। लेकिन वो एहसास कहाँ था? वहां तो पीड़ा थी, दर्द था। दर्द उसके पति का किसी और लड़की का नाम लेकर उसके साथ। वो शांत हो गई। मैं उसके चेहरे को देख रहा था। वो अभी भी मोबाइल की फोटो में ऐसा मुंह खुला का खुला रह गया। ये 47 की लगी गोलियों में निकाल चुका था, लेकिन अब दुश्मन मेरे सामने तोप लिए खड़ा था। धम की आवाज के साथ मुझ पर बम का गोला गिरा और मेरे फकचड़े उड़ गए। यह वास्तविकता थी जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। जो कुछ उसने कहा 100% सही था। वो स्वागत हो ही नहीं सकती। यह कैसा प्रयास था जिसने मुझे दरिंदा बना दिया? यह कैसा प्रयास जिसने मुझे एक मासूम का बलात्कारी बना डाला? अभी तक कातिल होने की आत्मगिलानी मुझे खाए जा रही थी, तभी एक बलात्कारी होना मेरे लिए घातक ही था। मैं दोनों हाथों से मुंह को ढके अपने आंसू को छुपा रहा था, जबकि नहीं चाहता कि इतने मेरे आंसू में कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं। मेरे जिस्म के टुकड़े बम के धमाके के साथ जमीन पर बिखर पड़े। उनको समेट कर कोई क्रियाक्रम कर दे या संजीवनी बूटी सुंगाकर मुझे पूर्ण जीवित कर दे। मालूम है, जब हम होटल में थे तब बहुत से लड़के प्यार का ऑफर लेकर आया करते थे। हम कभी समझ ही नहीं पाए उनको कैसे एक बार देखकर प्यार हो जाता है, जबकि हम चाहते हैं प्यार का एहसास हो, प्यार को एक दूसरे के जिस्म से न सिर्फ दिलों से हो। लेकिन ऐसा प्यार मिला ही नहीं। कैसे कोई एक दूसरे को बिना अच्छे से जाने प्यार कर सकता है? माँ भी बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है तभी प्यार कर पाती है। दूसरे के बच्चे को कभी कोई औरत को ममता नहीं दे सकता।
और बच्चा अपनी माँ दूर रह कर पढ़ते हैं, दूर नौकरी करते हैं, उनका प्रेम माँ बाप के प्रति कम हो जाता है। तब कैसे कोई जिसने प्यार जिंदगी भर निभाएगा। हमने सोचा था हमारा पति हमको समझकर हमें प्यार करेगा, लेकिन आप भी से शरीर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है। आज जिसने प्यार करते हैं, आज आपको इस दुख का नहीं कि आपको उसे छोड़ दिया, बल्कि दुख इस बात का है कि आपके कारण उसने आत्महत्या कर ली। नॉर्मल भी अगर कोई किसी के लिए आत्महत्या कर ले या उसके कारण किसी की जान चली जाए तो आत्मग्लानि होना स्वाभाविक है। बस आपके साथ भी यही है। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, मेरा उसका साथ जिस्मानी नहीं था, मैंने कभी उसको गलत नजर से छुआ तक नहीं था। हम दोनों ही एक दूसरे के संग जीवन बिताना चाहते थे। मैं आगे कुछ कहता उससे पहले वो खिसक कर मुझे सट कर बैठ गई। मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपको लगता है कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन सच कुछ और ही है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, यह फोटो झूठी है। सोचने वाली बात है, जब उसने आत्महत्या की तो इसने यह फोटो कैसे भेजी। मेरी नजर फोटो पर गड़ गई। अक्षिता सवाल भारी निगाहों से मुझे घूर रही है। एकदम सही पकड़ा इसने। मरने के बाद कोई कैसे फोटो भेजेगा। फिर भी दिमाग तो दिमाग ही है, और वो भी प्यार के मारा। रमन हो सकता है बाद में किसी और ने भेजी हो। अक्षिता किसने? उसके पापा ने, या माँ बहन ने, या फिर पुलिस ने। रमन कोई भी हो सकता है। देखो फंदा गले में है और पैर हवा में। ऐसे भला यह फोटो कैसे हो सकती है? अक्षिता, ऐसे प्रैंक हमने होटल में बहुत किए हैं। कोई भी माँ बाप पहले अपनी लड़की को नीचे उतारेगा या पहले फोटो खींचकर उसके आशिक को भेजेंगे। पुलिस ने भेजी होती तो अब तक आपके पास तहकीकात के लिए आ चुकी होती। अच्छा ये देखिए, फोटो पर उंगली रखते हुए बोली, पीछे दीवार पर घड़ी लगी है जिसमें 4 बजे हैं, और ये मैसेज 4:02 पर आया है, ठीक हमारी शादी के 1 दिन पहले और आत्महत्या करने के 2 मिनट बाद। रमन, तुम्हारे कहने का मतलब वो जिंदा है। मैं शादी न करूं इसलिए यह सब किया। अक्षिता, आप समझ आया। आपको लड़कियों का हथियार जानते हैं आप। जब किसी को पिघलाना हो तो उसके आंसू हथियार बने हैं, लेकिन जब आंसू देखने वाला सामने न हो तो जिंदगी। रमन को अब तक उसको गाँव की गवार और अनपढ़ समझ रहा था। उसकी समझदारी का कायल था। तुम्हें कहाँ तक पड़ी हो? अक्षिता कर माथे पर सिकुड़न आ गई। आचार्य से पूछा, क्या आप हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते? रमन, बस यही समझ लो, कोशिश भी नहीं की। अक्षिता, हमने MBA किया है दिल्ली से, वहीं हॉस्टल में रहते थे। पढ़ने के बाद जॉब भी करना चाहते थे, लेकिन पापा ने नहीं करने दिया। बोले शादी के बाद सोचना। उसने एक छोटी सी अंगड़ाई ली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जो उसकी जॉब नहीं करने की ख्वाहिश पूरा न होने के कारण थी। रमन, हाँ तो अब कौन सी देर हुई है, यहाँ कोई जॉब देख लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अक्षिता, नहीं अब नहीं करनी। रमन, क्यों? अभी तो तुमने कहा। अक्षिता, हाँ लेकिन अब नहीं हो पाएगा। भैया भाभी दूसरे शहर में रहते हैं और मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसे में मैं जॉब करूंगी तो मम्मी जी पर काम का बोझ बढ़ जाएगा। इंसानी मानसिक बहुत ही तुलनात्मक होता है, तुरंत तुलना करने लगता है। प्यार का मारा रमन बैठा तुलना कर रहा है। कितना फर्क है रजनी और इसकी सोच में। रजनी ने तो पहले ही बोल दिया था शादी के बाद हम अलग रहेंगे, और मैं भी मान गया था। क्या मेरी आंखों पर प्यार का पर्दा इस कदर हावी था कि मैं अपना भला बुरा सब भूल गया था? माँ का नेचर थोड़ा चिड़चिड़ा सा है। वो सही काम में भी कुछ न कुछ सुना ही डालती है। ऐसे में उनके साथ रहना बेहद कठिन है। रमन ऐसा बोल अक्षिता को टटोलना चाहता था। अक्षिता, एक बार हम गिर पड़े थे, तब हमारे पैर की हड्डी टूट गई थी। बहुत दर्द हुआ, एकदम अत्यंत पीड़ा थी। अब भी हमने अपना पैर नहीं कटाया, उस पर प्लास्टर चढ़ाकर उसको ठीक किया। रमन, हाँ तो हड्डी टूटने पर पैर कटता है। अक्षिता को मुस्कुराते देख अपनी समझ पर रंज हुआ। हाँ, इसके कहने का यह अर्थ है कि घर में कोई इस तरह का हो तो उसको निकाल देना चाहिए या उससे पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए, बल्कि प्लास्टर रूपी प्यार का इलाज कर उसके स्वभाव को बदला जा सकता है। रमन, तुम हमेशा ही इतने समझदार हो या मेरी संगत का असर है? वो खिलखिलाई। अब प्रोफेसर ही बीवी इतनी ही समझदार नहीं होगी तो लोग मजाक नहीं बनाएंगे? यह क्या मेरी समझदारी पर व्यंग था, लेकिन उसने फिर भी मुझे नीचा नहीं दिखाया। बम के धमाके के साथ मेरी बिखरे हुए टुकड़ों को अक्षिता ने समेट लिया था। अक्षिता बिस्तर से उठते हुए बोली, आपको एक चमत्कार दिखाएं? रमन, दिखाओ। अक्षिता ने अपने पर्स से छोटी सी बोतल निकाली और फुसफुस की आवाज के साथ इधर उधर इत्र की कुछ बूंदों में कमरे को महकाने लगी।
रमन, इसमें चमत्कार कैसा क्या बात है? इत्र है, महक गई। अक्षिता, आपने कहा था नहीं उसके शरीर की खुशबू आज भी आपको महक आ जाती है। तो अब जरा लंबा सांस लीजिए और बताइए, इसकी महक आती है या हमारे इत्र की? मैंने आंखें बंद करके लंबी सांस ली। एक इत्र के ऊपर कैसी पुरानी खुशबू बाकी रह सकती है? आंखें बंद करके ही रजनी नहीं बल्कि अक्षिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। मैं कैसे भूल जाऊं जो मैंने तुम्हें साथ किया। भविष्य में मैं तुम्हें प्यार भी दे भी सकूंगा, इसका भी वादा मैं नहीं कर सकता। अक्षिता मेरे पास बैठी हुई मेरे आंखों में देखते हुए बोली, मैं आपकी हालात समझ सकती हूँ। जो हुआ सो हुआ। वैसे भी कुंवारा दिल एक आईटी जैसा ही होता है, जो सामने आया उसका ही प्रतिबंध बन जाता है, परंतु वो बदल सकता है। लेकिन शादी एक फोटो के समान है जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। हमारी शादी हुई है। शादी वो पवित्र रिश्ता है जो देवताओं के समक्ष किया गया गठबंधन है। अब आप हमको समझिए और हम आपको। हम आपसे प्यार के आपको इस तरह बांध लेंगे कि आपको रजनी कभी याद ही नहीं आए। मेरे बिखरे हुए टुकड़ों में फिर जान भर दी थी इन शब्दों ने। इतना भरोसा, इतना अपनापन कभी नहीं मिला। इन शब्दों ने मेरे मन में उथल पुथल बचा दिया था। कभी रजनी सामने आ गई तो क्या मैं अपने को रोक पाऊंगा? उसके साथ बिताए पल याद करके मैं कहीं उसको धोखा तो नहीं दे लग जाऊंगा? क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकोगी? अक्षिता, शक करना हर नारी की रंग रंग में बसा है, तो वो नहीं हो पाएगा। हाँ, इतना भरोसा है कि हम आपको अपने से दूर नहीं जाने देंगे। मुस्कुराकर इतने प्यारे लहजे में सरल शब्दों में बात कह देने का हुनर बहुत ही कम लोगों के पास होता है। इस अंदाज ने मुझे इतना लुभाया कि मैं उसको गले लगा लेना चाहता था। उसका मासूम सा चेहरा चूम लेना चाहता था। एक चुंबकीय शक्ति मुझे खींच रही है। अपने को संभालते हुए कहा, ये तुम हम हमारा कहती हो तो लगता है जैसे तुम नहीं, तुम्हारा परिवार भी तुम्हारा हो। अक्षिता खिलखिलाई, हाँ तो है ना, वो सब हमारे ही साथ। हमको अच्छा नहीं लगता तो अब अपना बोलने का सलीका बदल देंगे। बचपन ही आदत है तो हम थोड़ा समय जरूर लगेगा। यह क्या था? कोई अज्ञात अस्त्र जिसने मुझ पर प्रहार किया था। कैसे कोई इतना मीठा हो सकता है? कैसे कोई अपनी आदत तक को विवाह के लिए बदल सकता है? क्या स्त्रियों को ये सब त्यागना जरूरी है? क्या मैं अपने विवाह की खातिर रजनी को निकाल कर इसको दिल में नहीं बसा सकता? यही सब सोचते विचारते चुम्बकीय शक्ति इतनी बढ़ गई कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। कमरे में इत्र की खुशबू और उसकी मखमली बदन मुझे मदहोश करने लगा। उसके हाथ मेरी कमर पर थे। उसका विरोध लेकर मेरी उत्तेजना को बढ़ रहा था। कपड़ों ने सरकना शुरू कर दिया। प्यार की बाढ़ आ गई। यह पहला प्यार का एहसास था जो स्वागरात के एहसास से कहीं अधिक था। यह संतुष्ट थी। मेरे मन में रजनी का ख्याल कोसों दूर नहीं था। हवा में समाई पक्षिता थी। कमरे में ठंड तापमान को हमारे शरीर की गर्मी गर्म कर रही थी। उसकी आंखों से संतुष्टि भाव देख रहा था। यह बलात्कार नहीं, पूर्ण प्रेम था।